चलिए बात करते हैं भारत डायनेमिक लिमिटेड की यानी कि बीडीएल की। अभी अभी कंपनी ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिक कर दी है और आपको बता दूं ये जो रिपोर्ट है 168 पेजेस का है, जिसको समझने में काफ़ी टाइम और पेशेंस चाहिए। और इन्हीं पेजों के बीच कंपनी अपने फायदे की बात भी कह देती है, जिसमें कंपनी कुछ अच्छी खबरों के साथ कुछ बुरी अपडेट भी डाल देती है, क्योंकि सेबी के रूल के हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव सब कंपनी को पब्लिकली बताना होता है। पर प्रॉब्लम यह है कि 168 पेजेस में इन खबरों को ढूंढा कैसे जाए। तो गाइज इस वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी अच्छी और बुरी अपडेट रखने वाला हूं। 168 पेजेस में छुपी वो इम्पोर्टेंट बातें आपके सामने रखूंगा, ताकि आपको समझने में आसानी रहे कि ओवरऑल कंपनी में क्या चल रहा है और आगे किस तरह की परफॉर्मेंस हमें इस कंपनी में देखने को मिलने वाली है। तो चलिए समझते हैं कि भाई ओवरऑल अपडेट क्या है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी ने क्या बताया है अपने बिजनेस मॉडल को लेकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हु वी आर के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि कंपनी का प्लान क्या है। ये कंपनी 1970 के अंदर स्टेब्लिश हुई थी। ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। ये कंपनी सरफेस टू एयर मिसाइल बनाती है, यानी जमीन से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें। एयर टू एयर मिसाइल बनाती है, यानी कि जो फाइटर जेट होते हैं उसमें से निकलती हुई मिसाइलें, वो एयर टू एयर मिसाइल कहलाती हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें ये कंपनी बनाती है, जो टैंक्स के ऊपर मिसाइल लगाई जाती हैं। टॉर्पेडोज और अलाइड डिफेंस इक्विपमेंट भी ये कंपनी बनाती है। हेडक्वार्टर की बात करें तो इस कंपनी का हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है। हैदराबाद में ही 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं। पहला है कंचनबाग, दूसरा है भानुर जो कि तेलंगाना के अंदर आपको देखने को मिलेगा, तीसरा है विशाखापट्टनम जो कि आपको आंध्र प्रदेश यानी कि एपी के अंदर देखने को मिलेगा। वहीं कंपनी की नई फैसिलिटीज भी बन रही हैं, एक अमरावती जो कि महाराष्ट्र के अंदर बन रही है, एक अब्राहीमपातनम जो कि तेलंगाना के अंदर बन रही है, और एक जैंसी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर बन रही है। इतना ही नहीं, कंपनी ने अब एक्सपोर्ट भी स्टार्ट कर दिया है। कुछ स्ट्रेटेजिक अलायंस भी कंपनी ने बनाई है प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनी के साथ। 31 मार्च 2025 के डेटा के हिसाब से कंपनी के पास जो एम्प्लॉय हैं 2269 हैं, जो आप इधर देख सकते हैं। 2024 और 2025 की अगर हम नेट सेल की बात करें तो 345 करोड़ के आसपास की सेल हुई थी। तो ये सब जानने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पीडीएफ के अंदर, वो है मैनेजमेंट यानी कि चेयरमैन का स्टेटमेंट। तो चलिए एक बार चेयरमैन का स्टेटमेंट क्या है उसको समझ लेते हैं। थोड़ा नीचे चलने के बाद हमें चेयरमैन का स्टेटमेंट भी देखने को मिल जाता है। मैं थोड़ा और नीचे चलता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चेयरमैन स्टेटमेंट। यहाँ पर सबसे पहले चेयरमैन बोलते हैं कि मैं आपको 55 एनुअल रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ और मुझे इस बात के ऊपर गर्व भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एहसास है। बीडीएल इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक इम्पोर्टेंट पिलर है और ये देश की सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सबसे आगे और सबसे तेज कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज आप इधर से क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पर चेयरमैन ये कह रहे हैं कि जो फाइनल ईयर हमारा है यानी 2024 और 2025 बहुत ही सक्सेसफुल रहा, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंज चल रहा था। इसके बावजूद भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस किया। यहाँ पर ये जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर जैसे वॉर हो गया, बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, लेकिन देखने में तो ऐसा आता है कि वॉर चलता है या फिर बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं तो डिफेंस कंपनीज में बड़े बदलाव होते हैं। जनरली डिफेंस स्टॉक्स वॉर या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में ज़्यादा तेजी से ग्रो करते दिखाई देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट और आर्म फोर्स को ज़्यादा वेपन्स, मिसाइल्स और डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड होती है और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ ग्रोथ होती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह आता है कि फिर चेयरमैन किस ग्लोबल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि भाई बीडीएल काफ़ी सक्सेसफुल रहा, हालांकि ग्लोबल एनवायरनमेंट प्रॉब्लम के बावजूद भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। और ग्लोबल एनवायरनमेंट जैसे वॉर या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स में तो अच्छा परफॉर्मेंस कंपनी करती ही है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर वॉर होगी या बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट भी होगा तो डिफेंस ऑर्डर बढ़ेंगे। बट गाइस यहाँ पर पिक्चर पूरी क्लियर नहीं है। हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उसके बाद जो सेंसेशन लगते हैं, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इन कारणों से डिफेंस बिजनेसेस को काफ़ी इम्पैक्ट होता है। जो ये वॉर होता है, ये जो टेंशन होती है बॉर्डर के ऊपर, ये शॉर्ट टर्म में ज़रूर एक डिमांड क्रिएट करती है, वो भी पॉजिटिव डिमांड क्रिएट करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अनसर्टनिटी और रिस्क भी बढ़ता है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट डिले हो जाते हैं डिफेंस के, फंडिंग का इशू हो जाता है इन डिफेंस कंपनीज में। और आपने ये चीज़ काफ़ी नोटिस भी की होगी, जब वॉर लाइक सिचुएशन होती हैं तो डिफेंस कंपनीज में तेज़ी आती है
और वॉर खत्म होते ही या सीज फायर होते ही कंपनीज उतनी ही स्पीड से नीचे आने लगती हैं, क्योंकि ज़्यादातर बड़े इन्वेस्टर इस बात को अच्छे से जानते हैं कि वॉर के बाद जो होगा वो होगा कॉन्ट्रैक्ट्स का डिले होना, फंडिंग का इशू आना, एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम होना, ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगना, रॉ मटेरियल्स का महंगा हो जाना। रॉ मटेरियल्स जिनका यूज़ डिफेंस वेपन्स बनाने के लिए होते हैं, जिन रॉ मटेरियल्स को हम दूसरे देशों से खरीदते हैं, वो सब महंगे हो जाते हैं। तो ये वॉर के बाद के हालात होते हैं जो डिफेंस कंपनी में इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर चेयरमैन ने जो ग्लोबल एनवायरनमेंट टेंशन बताई है वो इसी चीज को पॉइंट आउट किया है कि कंपनी ग्लोबल एनवायरनमेंट चैलेंज के बावजूद भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर चेयरमैन बताते हैं कि जो टर्नओवर है 3,445 करोड़ हो गया है, जो कि 41% की ग्रोथ पे है। ये फाइनल ईयर 2023 और 4 के अंदर 2,369 करोड़ ही था। इतना ही नहीं, एक्सपोर्ट को लेकर भी बातें इधर हो रही हैं। एक्सपोर्ट भी आप देख सकते हैं लगभग 1,270 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि 689% राइज हुआ है, क्योंकि पहले ये 161 करोड़ ही हुआ करता था, जो आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। ये बात दिखाती है कि जो बीडीएल है वो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है ग्लोबल मार्केट के अंदर, ग्लोबल डिफेंस मार्केट के अंदर। तो गाइज ये बात तो हो गई चेयरमैन की तरफ से। अब बात करते हैं कि बीडीएल का क्या रोल रहा रिसेंट ऑपरेशन में। और रिसेंट ऑपरेशन आप अच्छे से जानते हैं कि कौन से ऑपरेशंस अभी हुए हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ पर हम आ गए हैं और क्लियरली आप देख सकते हैं, काफी कुछ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं इसको एक लाइन में खत्म कर सकता हूं कि बीडीएल का रिसेंट ऑपरेशन कैसा रहा। ऑर्डर पूरी बीडीएल टीम को कांग्रेचुलेशन किया, वो इस बात पे कि उन्होंने सक्सेसफुली ऑपरेशंस का पार्ट बने रहे, और इसी से आइडिया लग जाता है कि भाई कंपनी ने रिसेंट ऑपरेशन में कितना बड़ा योगदान दिया। अब बात करते हैं लुकिंग अहेड, यानी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है बीडीएल की, और ये जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप फ्यूचर समझ गए तो आप पूरा क्लियर हो जाओगे कि आगे बीडीएल में क्या होने वाला है। थोड़ा नीचे और चलेंगे तो हमें वो चीज़ भी देखने को मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं लुकिंग अहेड, इसको हम देखेंगे कि बेसिकली इसमें क्या है। बीडीएल के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है और अच्छी खासी उसके पास एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी है, और इसी वजह से कंपनी फ्यूचर में भी अच्छी ग्रोथ अचीव करने वाली है। जो ग्लोबल डिमांड है वो तेजी से बढ़ रही है पूरी दुनिया में, यानी डिफेंस सिस्टम की ग्लोबल डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह से जो बीडीएल है इसके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो इंडिया की कैपेबिलिटी को वर्ल्ड स्टेज के ऊपर रिप्रेजेंट कर सके। इसीलिए कंपनी ने जो अपना फोकस है वो रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा दिया है। वहीं कंपनी इनोवेशन और पार्टनरशिप के ऊपर अपना फोकस रखेगी, ताकि जो ये नेक्स्ट जनरेशन सॉल्यूशन है उनको बनाया जा सके, नेक्स्ट जनरेशन डिफेंस सॉल्यूशन बनाकर अपने इंडियन आर्मी को और मजबूत किया जा सके। वहीं जो सरकार है वो पॉजिटिव इंडिजिनस लिस्ट बना रही है, जिसमें डिफेंस को सबसे इम्पोर्टेंट फेस माना गया है। इसीलिए जो इंडियन आर्म फोर्स है उसको गाइडलाइन दी गई है कि कुछ भी अगर लेना है तो इंडियन कंपनीज और बीडीएल से ही लेना है, जिससे बीडीएल के ऑर्डर बुक और ग्रोथ दोनों में हमें एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलने वाला है, क्लियरली देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बीडीएल है वो अपना आर&डी खुद भी करता है, यानी इन हाउस भी बीडीएल अपना आर&डी कर रहा है। इसी के साथ जो स्टार्ट यूपीएस उसके साथ भी अपना आर&डी कर रहा है, एमएसएमई के साथ भी कंपनी अपना आर&डी कर रहा है। इतना ही नहीं, वो डीआरडीओ के साथ भी आर&डी कर रहा है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बीडीएल का बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर थोड़ा और आगे चलें तो ये जो ओईएम है, यानी जो फॉरेन ओईएम है, उसके साथ भी मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रहा है। कुछ ज्वाइंट डेवलपमेंट बीडीएल खोल रहा है, जिससे जो ग्लोबल यानी कि जो अदर कंट्रीज़ की आर&डी है वो बीडीएल का सपोर्ट करे। इतना ही नहीं, जब से ये जो आकाश वेपन सिस्टम है बीडीएल का काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा, तब से इंटरनेशनल मार्केट में जो बायर्स हैं आकाश वेपन सिस्टम के वो बढ़ते ही जा रहे हैं, और बीडीएल बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। बीडीएल सभी लीड्स को कन्वर्ट कर रहा है ऑर्डर्स के अंदर। अब जो हमारी भारत सरकार है उसने भी जो इम्पोर्ट है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि अब हम बाहर से कुछ भी वेपन्स नहीं खरीदेंगे, मतलब बहुत कम कर दिया है वेपन्स का लेना अदर कंट्रीज से। इससे एक बड़ा फ़ायदा ये हो रहा है कि जो फॉरेन एक्सचेंज हैं वो हमारे सेव हो रही हैं, और हमारा जो देसी प्रोडक्शन है उसको अच्छा खासा पुश मिल रहा है, और बीडीएल को और भी बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं जो इंडिया की हैं डिफेंस कंपनीज़, उनको अच्छा फ़ायदा हो रहा है।
अब हम थोड़ा नीचे चलते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं, जैसे मिसाइल हो गया, रडार्स हो गया, टैंक हो गए, अभी इंडिया बाहर से इंपोर्ट नहीं करने वाला, वो इंडिया में ही बनेंगे। जब इंपोर्ट कम होगा तो फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर है जो, उसमें हमें अपने पैसे को कन्वर्ट करके बाहर नहीं भेजना पड़ेगा इंडिया, क्योंकि इंडिया की खुद की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अब ग्रो कर रही है। तो अब हमने कंपनी का जो फ्यूचर प्लान था वो भी समझ लिया है। तो जब हम फ्यूचर प्लान डिस्कस कर रहे थे, एक बात और निकल के सामने आई, वो बात है R&D। ये सबसे ज़रूरी होता है। कंपनी मानती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंडियन आर्म फोर्स की नीड को पूरा करना है। इंडियन आर्म फोर्स की नीड को पूरा करने के लिए कंपनी कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनाती रहती है, कुछ ना कुछ नई टेक्नोलॉजी निकालती रहती है। इसी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कहते हैं। जब कंपनी नए प्रोडक्ट निकालेगी तो कंपनी की मोनोपोली भी बनेगी, और अगर मोनोपोली बनती है तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। और मोनोपोली का मतलब भी है कि सिर्फ BDL ही ये प्रोडक्ट बना पा रही है, BDL के पास ही ये टेक्नोलॉजी है, क्योंकि BDL ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू इस टेक्नोलॉजी को इजाद किया है। इसीलिए BDL रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर रही है। चलिए एक बार कंपनी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे आ चुका हूँ। जो ये फाइनल ईयर 2024 और 2025 था, इसमें कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में 222 करोड़ के आसपास इन्वेस्ट किया, यानी R&D के ऊपर खर्च किया, जो कि पिछले साल सिर्फ 75 करोड़ ही था। यानी कि 3 गुना पैसा कंपनी ने बढ़ा दिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। और इस साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग सेल अगर आप देखेंगे तो 6.66% है, और जो PBT है, यहाँ पर आप देखिए R&D एक्सपेंडिचर PBT, वो 29.77% है। मतलब ये समझिए आप, कंपनी अपने प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा R&D में ही लगा रही है, ताकि नए डिफेंस प्रोडक्ट कंपनी डेवलप कर पाए और फ्यूचर में इससे और अच्छी ग्रोथ कंपनी को मिले। कह सकते हैं कि BDL ने फाइनल ईयर 2024 और 2025 में R&D के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, लगभग 222 करोड़ के आसपास, जो उसके प्रॉफिट्स का लगभग 30% होता है। वो भी इसलिए ताकि नए डिफेंस सिस्टम्स डेवलप किए जा सकें। तो गाइज ये हो गया रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब हम आपके सामने कुछ और इम्पोर्टेंट डेटा रखने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि कंपनी को इस डेटा के ऊपर डिस्क्लेमर तक देना पड़ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि वो डेटा क्या है। मैं थोड़ा और नीचे चलता हूँ। अब हम देखेंगे मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस। यहाँ पर कंपनी बहुत क्लियर बोल रही है कि हम जो भी अब आपको बताने वाले हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव यानी कि जो भी हमारे गोल हैं, जो भी हमारा एक्सपेक्टेशन है, या जो भी हमारा प्रेडिक्शन है, जो हम आपको बताएंगे भविष्य को लेकर, उन्हें फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट बोला जा सकता है। ये स्टेटमेंट कुछ एजम्पशन और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पर ही बेस्ड है। कंपनी यहाँ पर कोई गारंटी नहीं देती कि ये जो एजम्पशन है 100% सही होंगे या एग्जैक्टली वैसे ही होंगे, वैसे ही रिजल्ट हमें आगे देखने को मिलेंगे। अगर फ्यूचर में कोई भी नई डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन या इवेंट होता है तो कंपनी पब्लिकली स्टेटमेंट के थ्रू अपडेट आपको कर देगी। ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन कंपनी यहाँ पर जो भी आपको बताएगी ये एक्चुअल रिजल्ट से थोड़ा अलग भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रिडिक्ट किया हुआ फ्यूचर है। तो चलिए देखते हैं इस डिस्क्लेमर के बाद कंपनी क्या कहती है अपने भविष्य को लेकर। अब मैं थोड़ा नीचे चलता हूं तो यहाँ पर हमें काफ़ी कुछ जानने को मिल जाता है। सबसे पहले इंडिया की पोजीशन की बात हो रही है कि इंडिया की अगर पोजीशन की बात करें तो इंडिया दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्स में से एक है, और ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री एक इम्पोर्टेंट प्लेयर आज के टाइम पे बन रहा है। इतना ही नहीं, इंडिया लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर भी बन चुका है, साथ ही सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर भी इंडिया बन रहा है। लेकिन इंपोर्ट्स में 2015 और 2019 में और 2020 और 2024 में लगभग 9.3% की गिरावट आई है। ये गिरावट आप इधर क्लियरली देख सकते हैं। कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 79.2% के आसपास है, और जो प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 20.8% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। 2029 का टारगेट भी इंडिया का समझ में आता है, लगभग 3 लाख करोड़ का टारगेट इंडिया इधर लेकर चल रहा है। इतना ही नहीं, पहले जो डिफेंस इक्विपमेंट थे वो 60 से लेकर 70% इंडिया इंपोर्ट ही करता था, यानी दूसरी कंट्री से खरीदता ही था। और अब कमाल की बात यह है कि 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं
वो अभी के टाइम पे मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं, वो भी कहाँ पर, डोमेस्टिकली, यानी कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रही हैं। 16 DPSU 430 लाइसेंस कंपनी आज के टाइम पे इंडिया के पास हैं और अप्रोक्सीमेटली 16,000 MSME हम कह सकते हैं इंडिया के पास हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क बना रही हैं। फाइनल ईयर 2024 और 2025 में ही इंडिया ने 193 कॉन्ट्रैक्ट साइन किए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हिसाब से, जिनकी वैल्यू अगर देखें तो लगभग 2,09,050 करोड़ के आसपास है, जो कि पहले के फिगर से लगभग 2 टाइम्स डबल है। इधर आप देख सकते हैं डबल है पुराने वाले फिगर से। और इतना ही नहीं, कमाल की बात तो ये है कि 193 करोड़ में से 177 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 92% का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के ही पास है, यानी अपनी इंडिया के पास ही है, जिसकी अमाउंटिंग वैल्यू 1,68,000 करोड़ के आसपास होती है, जो कि टोटल वैल्यू का 81% हम कह सकते हैं। ये बातें साफ इशारा करती हैं कि इंडिया अब अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अग्रेसिवली अपनी कंपनीज़ को, डोमेस्टिक कंपनीज़ को प्रमोट कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम मोटा मोटी समझें तो साफ नज़र आता है कि इंडियन डिफेंस सेक्टर रैपिडली ग्रो कर रही हैं, इंपोर्ट कम हो रहे हैं और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग 65% तक बढ़ गई है। फाइनल ईयर 2023 और 2024 में इंडिया का डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 21,000 करोड़ था, जो कि पिछले साल से 32% ज़्यादा है। 10 साल का जो ग्रोथ है उसमें इंडिया 30 गुना तक बढ़ गया है। इंडिया ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन गया है। आज के टाइम पे बन रहा नहीं है, बन गया है। इंडिया का जो बजट है 2.53 लाख करोड़ से बढ़कर आज के टाइम पे 6.81 लाख करोड़ हो चुका है। डिफेंस सेक्टर में प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, कोलैबोरेशन और टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये सब चीज़ें मैं आपको 168 पेजेस में से निकाल कर बताई हैं। आई होप आपको ये वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वैसे तो बहुत कुछ है बताने को, लेकिन ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो इम्पोर्टेंट था वो आपके साथ शेयर किया गया है। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी डिफेंस सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। जो भी बड़ी अपडेट होगी डिफेंस कंपनीज़ को लेकर वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।